सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डॉट 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 दिया है, किसका सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। हम लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 124 के बारे में पूरी डिटेल्स में चर्चा करनी है। अनुच्छेद 124 ध्यान से समझिएगा, हर बात आपको क्लियर हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और संगठन। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना व गठन, ये आपको यहां पर दिया गया है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसके गठन के बारे में आपको यहां पर दिया गया है। अब एक एक क्लॉज के बारे में बात करनी है। क्लॉज 1, आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 क्या कहता है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो संरचना होगी, सर्वोच्च न्यायालय की जो संरचना आपको होगी, वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश तथा जब तक संसद विधि बनाकर परिवर्तन न करे 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। बात क्लियर हुई। पहला पॉइंट क्या है, आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है कि इसकी संरचना के बारे में आपको बताया गया। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा ये सारे आपके सवाल हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, तथा जब तक संसद विधि के द्वारा परिवर्तन न करे, अर्थात अन्य न्यायाधीशों की संख्या को कम या ज्यादा करने का अधिकार किसके पास होगा, तो संसद के पास होगा, तब तक 7 अन्य न्यायाधीश। तो यहां पर क्या हो गया, 1+7 का कॉन्सेप्ट है और इसमें परिवर्तन का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। और ये भी बात आपको कहां पर लिखी गई है, संरचना यानी कि क्लॉज 1 में ही, कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये बात भी कहां पर लिखी गई है, तो आर्टिकल 124 के क्लॉज ए में आपको लिखा गया है। 124 के क्लॉज 1 में आपको ये बात देखने को मिलती है। दूसरा क्लॉज आपको क्या कहता है, दूसरे क्लॉज में आपको लिखा गया है आर्टिकल 124 का सेकंड क्लॉज। अब इनकी नियुक्ति की बात आती है, जो भी आपके न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। जो भी आपके न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो किससे किससे सलाह लेगा, तो सलाह ये जरूर लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपना कोई भी काम अपने स्वविवेक से ज्यादातर कार्य नहीं करता, ये किसी न किसी से सलाह जरूर लेता है। तो सलाह किससे ले सकता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, है ना, ये खास करके किसके बारे में है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेगा, या हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेगा, राष्ट्रपति जिससे उचित समझेगा, सारी बात बहुत क्लियर आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होगा, तो वो होगा आपका राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने में सलाह किससे लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश से सलाह ले सकता है और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, जिससे वह सलाह लेना उचित समझेगा उससे। लेकिन यहां पर एक बात और लिखी गई है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और जब तक विधि के द्वारा कोई परिवर्तन न किया जाए, ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे।
65 वर्ष तक अपना कार्य करेंगे। अब सवाल आपसे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 65 साल होती है। दूसरा सवाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तीसरा सवाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जिससे वह उचित समझता है। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट और नोट करना है। पॉइंट आपको क्या नोट करना है? स्टार लगा करके आप नोट कर लीजिएगा। ये तो मुख्य न्यायाधीश की बात है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह आवश्यक होगा। ये बात भी आपको आर्टिकल 124 के सेकंड क्लॉज में लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, जिससे वह सलाह लेना उचित समझे। लेकिन अच्छा, ये 65 वर्ष तक काम करेंगे, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेना इसके लिए आवश्यक होगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है दो बातें और। एक तो आपने समझ लिया कि यह कितने दिनों तक काम कर सकता है? 65 वर्ष। अब इससे पूर्व अगर इसको हटाया जाना है तो इसके पहले कैसे कैसे पद से हट सकता है? तो यह अपना त्यागपत्र दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है। किसको देगा? बोलिए। राष्ट्रपति को देगा। जो इसको नियुक्त किया है उसी को यह त्यागपत्र दे देगा। और क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 124 के चौथे खंड के अनुसार इसको हटाया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या पॉइंट हो गया? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिससे वह सलाह लेना उचित समझेगा। 65 वर्ष तक यह काम करेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजेआई से सलाह लेना अनिवार्य होगा। त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकता है और 124 के चौथे खंड के अनुसार इसको हटाया भी जा सकता है। इतनी सारी पॉइंट जो हैं वो आपको लिखा गया है आर्टिकल 124 के सेकंड क्लॉज में। ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं। आर्टिकल 124 का अब आपको थर्ड क्लॉज पढ़ना है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? योग्यताएं, इसका जिक्र है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत का नागरिक हो सकता है। न्यायाधीश भारत का वह नागरिक होगा, माने कि नागरिक तो होना ही होना है, वह नागरिक होगा जो, अब यहां पर और सारी कंडीशंस लिखी गई। क्या क्या कंडीशन लिखी गई हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए एक तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है कि जो भारत का नागरिक हो और किसी हाई कोर्ट में, अब यहां पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी हाई कोर्ट में या फिर दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। क्या होगा? 5 वर्ष तक यह क्या हो? न्यायाधीश रह चुका हो। या तो ये योग्यता होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये वाली योग्यता नहीं है तो दूसरी योग्यता है। कौन सी है ये? किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार वकालत कर चुका हो। अच्छा, अगर ये भी योग्यता नहीं है तो एक योग्यता और है। क्या? या राष्ट्रपति की निगाह में विधिवेत्ता हो। क्या हो? विधिवेत्ता हो। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसको बनाया जा सकता है।
अब जरा आप सारी बातों को अगर अच्छे तरीके से ध्यान दिए हों तो ये सारी बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एक एक करके अगर हम लोग सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो वह भारत का नागरिक होगा, या फिर भारत का नागरिक होगा ये तो कंपलसरी है, किसी हाईकोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रह चुका हो तब ये बन जाएगा। और अगर ये बात नहीं है तो या फिर किसी हाईकोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार वकालत कर चुका हो, और अगर ये वाली योग्यता भी नहीं है तो राष्ट्रपति की निगाह में वह विधिवेत्ता होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की योग्यता उसके पास है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा। बात क्लियर है। अब एक पॉइंट अगर आप नोट कर रहे हो और इस बात को ध्यान में रख रहे हो तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम उम्र सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। ये बात आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेना है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का प्रावधान नहीं किया गया। तो 3 क्लॉज आपके यहाँ पर हो गए आर्टिकल 124 से संबंधित। चलिए अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने सवाल का एग्जैक्ट आंसर अगर देने की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, आर्टिकल 124 का 4th क्लॉज क्या कहता है। 124 का 4th क्लॉज क्या कहता है कि इसको हटाए जाने का प्रावधान, हटाए जाने का प्रावधान। तो दोस्त हटाए जाने का प्रावधान अगर यहां पर दिया है तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि इसका आधार क्या होगा। तो आधार इसका क्या होता है, साबित कदाचार, साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता जो होते हैं ये इसके 2 आधार होते हैं और इस आधार पर इसको पद से हटाया जा सकता है। और ये बात आपको कहां पर मिली है, ये मिलती है आपको आर्टिकल 124 के क्लॉज संख्या 4 में आपको ये बात देखने को मिलती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आरोप जब लग जाएगा, साबित कदाचार यानी कि कदाचार ये साबित हो जाए और असमर्थता हो जाए, तब यह क्या होगा, संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा, पारित होना होगा। और कैसे होगा ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से। कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान देने वाले, उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से। बात क्लियर है। 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको समर्थित होना आवश्यक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको उसी सत्र में पास होना आवश्यक होगा, उसी सत्र में पास होना अनिवार्य होगा। और ये सारी बात आपको कहां पर लिखी गई है, तो अनुच्छेद 124 का आपका जो चौथा वाला खंड है वहां पर ये बात आपको लिखी गई है। अब एक पॉइंट आपको यहां पर और ध्यान में रखना है कि जो भी इसके आधार हैं, आधार यहां पर क्या है, साबित कदाचार और असमर्थता। क्या इसका जांच किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा इसकी जांच हो सकती है या नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जांच हो सकती है ना, जांच हो सकती है
और यही वाली बात आपको कहां पर लिखा गया है, ये आपको आर्टिकल 124 के 5th क्लॉज में आपको ये बात लिखी गई है कि इसके हटाए जाने के आधार अर्थात साबित कदाचार और असमर्थता की जांच संभव है या नहीं है। तो ये बात आपको कहां पर लिखी गई है, आर्टिकल 124 के 5वें खंड के अनुसार। अब और एक बात समझ लीजिए कि 124 का 6वां खंड क्या कहता है। 7 खंड हैं टोटल 124 में। 124 का 6वां खंड क्या कहता है, न्यायाधीशों के शपथ की बात है। तो शपथ किसके सामने लेगा, तो राष्ट्रपति या इसके द्वारा नियुक्त कोई सक्षम प्राधिकारी के सामने। और 124 का 7वां खंड क्या कहता है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसमें आपको लिखा गया है कि न्यायाधीश किसी न्यायालय में या प्राधिकारी के समक्ष कार्य नहीं करेगा। न्यायाधीश किसी न्यायालय में कार्य नहीं करेगा। कुल आपको 124 में 7 खंड थे, हमने 7 खंड की बात कर लिया है। एक एक करके मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप सारी बात अच्छे से समझ जाएं। आर्टिकल 124 में आपको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसकी संरचना के बारे में। क्लॉज 1 क्या कहता है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा जब तक विधि के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा परिवर्तन न किया जाए ऐसे 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिससे वह सलाह लेना उचित समझे सलाह ले सकता है, जो कि 65 वर्ष तक काम करेंगे। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अनिवार्य बताया गया। फिर इसके बाद क्या लिखा गया है कि यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। और 124 के 4थे खंड के अनुसार इसको 65 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या को कौन डिसाइड करेगा, तो ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट करता है। 124 का 3रा क्लॉज कहता है कि इसके कोई भी अगर व्यक्ति शब्द ठीक नहीं है, नागरिक शब्द ज्यादा उचित है। कोई भी अगर नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो वह भारत का एक तो नागरिक होगा, दूसरा किसी हाई कोर्ट या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में अगर 5 वर्ष तक न्यायाधीश बन रह चुका है तो वो न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये योग्यता नहीं है तो क्या होगा, किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार वकालत कर चुका हो। और अगर ये वाली भी नहीं है तो राष्ट्रपति की निगाह में वह विधिवेत्ता होना चाहिए। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि यह न्यूनतम उम्र सीमा का इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, 124 का 4था खंड क्या कहता है, इसके हटाए जाने के प्रावधान की बात की गई है। और यहां पर आधार जो है वो साबित कदाचार और असमर्थता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह पारित होना आवश्यक है और यह कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के अनुसमर्थन इसके लिए आवश्यक होगा। और जरूरी है कि उसी सत्र में पास होना अनिवार्य होगा जिस सत्र में इसको लाया गया है। अगर उसी सत्र में नहीं पास होता है तो ये फिर डेड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो चौथा खंड क्या है, ये हो गया हटाने के प्रावधान की। 5वां खंड क्या कहता है कि साबित कदाचार और असमर्थता अर्थात न्यायाधीश को हटाए जाने के आधारों की न्यायालय के द्वारा विनियमन किया जा सकता है, यानी कि उसकी जांच हो सकती है नहीं। तो 124 का ये 5वां खंड कहता है। 6वां खंड इसके शपथ के बारे में है कि न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति, और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इस कार्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई सक्षम प्राधिकारी होगा, तो उसी के समक्ष ये क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार। 7वें में क्या लिखा गया है कि न्यायाधीश जो होगा वो किसी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में थी। इन सारी बातों को आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पर।
सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार और अक्षमता का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। आर्टिकल 124 के 4th क्लॉज में आपको ये बात लिखी गई है।